जी मेंस पीवाईक्यू सीरीज, बहुत सारे क्वेश्चन है यार। अगर आप इन्हें भी लगा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट सारे के सारे पैटर्न कवर करवा देंगे, बहुत ही आसान है आपके लिए। अरे पीवाईक्यू लगाओ, पता तो चलेगा सवाल कैसे आ रहे हैं, बहुत जरूरी है भाई। अभी हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2023 के सारे पीवाईक्यू। अरे बहुत सारे हैं यार, 35 से 40 जा रहे हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा से वापस हाजिर हूं आपके सामने लेके जेई एडवांस। नहीं, एडवांस बहुत हो गया, मेंस पास आता जा रहा है। सोचा इस बार मेंस की पीवाईक्यू सीरीज लेके आया जाए। पर यार मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यार, कहां तक बनाते रहेंगे। तो इस बार मैंने सोचा कि पर ईयर पर चैप्टर बनाई जाए। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2023 के क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, लगभग 35 to 40 क्वेश्चंस के अराउंड है। ठीक है, सॉल्व करते हैं कि बार में। मेंस के सवाल कंपैरेटिवली इजी होते हैं एडवांस के मुकाबले। चलिए नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, सुनिएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है? टू चार्जेस, पहला सवाल पढ़ते हैं फटाफट। टू चार्जेस Q1, पहला कैटलाइजर्स वाला। ठीक है, पहला सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d आर प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। इफ दे आर प्लेस्ड इन द एयर फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्टेंस एट व्हिच दे एक्सपीरियंस द सेम फोर्स। सवाल क्या कह रहा है भाई? सवाल कह रहा है कि पहले ये दो चार्जेस थे। ठीक है, ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। ये एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एक दूसरे से d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की का एक मीडियम है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा F मीडियम, वो लग रहा होगा 1/4 k एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर। आगे बात समझ में? इसने बोला कि मैं इनको एयर पे कितनी डिस्टेंस पर रखूं, मैं इनको एयर पे कितनी डिस्टेंस पर रखूं कि सेम फोर्स एक्सपीरियंस करें। तो मैंने सोचा कि इन्हें मैंने उठाया और एयर में x डिस्टेंस पे रख दिया। तो यहां पे जो F एयर हो गया वो हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। मैंने बोला x डिस्टेंस पे रख दिया, और सवाल ने ये बोला है कि भैया F मीडियम और F एयर दोनों इक्वल होने चाहिए, तो मैंने एक से दूसरे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, F मीडियम F एयर इक्वल होने चाहिए, कैंसिल आउट हो गए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2। आगे बात समझ में? ऊपर बचा 1/k, ऊपर बचा 1/k, ना 1/kd स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पक्की बात है? तो यहां से ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू kd स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू kd स्क्वायर, यानी जो x हो गया वो हो जाएगा √k मल्टीप्लाइड बाय d। यानी आंसर इज व्हाट? √k मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। At what location on the x-axis should a point charge of 40 microcoulomb be placed so that the net electric field is 0 at x is equal to 2 सेंटीमीटर? अरे यार इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। ये बोला अ पॉइंट चार्ज 10 माइक्रोकूलम्ब इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये मैंने बोल दिया ये ओरिजिन है भाई, और ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है? ओरिजिन पे रखा हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, आगे क्या बोल रही है? एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड द पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम्ब बी प्लेस्ड सो दैट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इसने बोला कि 40 माइक्रोकूलम्ब में कहा रखूं कि x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। यार 10 माइक्रोकूलम्ब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड राइट साइड होगा, तो ऑब्वियसली उसे कैंसिल करने के लिए लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो उस चार्ज को मुझे यहां पर कहीं रखना पड़ेगा, और ये मैंने बोल दिया भाई, ये मैंने बोल दिया कितना है 40 माइक्रोकूलम्ब, और ये मैंने बोल दिया सपोज ये डिस्टेंस हो गई r। ये डिस्टेंस कितनी हो गई? r। आगे बात समझ में? ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 की वजह से होगा इस साइड, जिसे मैंने बोल दिया E1, 40 माइक्रोकूलम्ब की वजह से इस साइड होगा वो हो जाएगा E2। तो अगर x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो E1 किसके बराबर होना चाहिए? E2 के बराबर। E1 इसकी वजह से यहां पर तो ये हो जाएगा K 10 इंटू 10⁻⁻⁶ KQ अपॉन R स्क्वायर
यानी 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। 40 माइक्रोकूलम की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो भी KQ/R², यानी K इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R²। ठीक है भाई, तो यहां से K 10⁻⁻6, K 10⁻⁻6, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है बॉस, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2 अपॉन R। तो यहां से जो R आ जाएगा 4 इंटू 10⁻² मीटर, यानी जो R आ जाएगा वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो मेरे पास R 4 सेंटीमीटर है। अगर हम ये कोऑर्डिनेट की बात करें तो 2 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर इज व्हाट, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भैया अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस so that the repulsive force between them is maximum, the charges of the two parts are। अरे यार ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये बोल रहा है कि ये सवाल कहां से आता है, ये सवाल आता है कि एक चार्ज है Q, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में डिवाइड करके दोनों को कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रख दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उनके बीच फोर्स मैक्सिमम कब होगा। तो हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, बोलते हैं कि भैया Q/2 यानी आधे आधे में डिवाइड हो जाए तो फोर्स जो होगा मैक्सिमम होगा। कैसे आता है वो भी एक बार समझा देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की शंका ना रहे। ठीक है, मेरे पास एक Q था, ठीक है, इस Q को मैंने एक तो Q माइनस Q और स्मॉल Q में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यानी इसको 2 पार्ट में तोड़ा, स्मॉल Q अलग कर दिया, तो बचा कितना, कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q। इनके बीच जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू K Q माइनस Q अपॉन R²। R तो कांस्टेंट है। फोर्स मैक्सिमम कब होगा, फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब dF/dQ कितना हो जाए, 0, मैक्सिमम मिनिमा। dF/dQ कितना हो जाए, 0, मैक्सिमम मिनिमा। तो देखिए यहां से मैंने dF/dQ कर दिया, क्योंकि स्मॉल q वेरिएबल लिया है मैंने, dF/dQ, तो K/R² तो हो गया कांस्टेंट। ठीक है साहब, कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q, कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, स्मॉल Q का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस, स्मॉल Q का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस Q², यानी ये हो जाएगा -2Q, और एक इसके बराबर इक्वेट कर दूं 0 के बराबर, तो यहां से ये 0 हो नहीं सकता, तो यानी Q मस्ट बी टू स्मॉल Q, यानी स्मॉल Q कितना हो जाएगा, Q/2, यानी स्मॉल Q/2 हुआ तो मेरे को आधे आधे में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है तो 5 माइक्रोकूलम में डिवाइड कर दूं, तो आंसर इज 5 माइक्रोकूलम। बहुत इजी क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस Q माइनस 2Q एंड प्लस 2Q आर प्लेस्ड ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3R/4 एंड x इज इक्वल टू R रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ऑरिजिन एज शोन इन फिगर। ठीक है, आपको बोला है Q का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, आपको बोला है बीच वाला जो -2Q चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है, बीच वाला -2Q चार्ज है उस पर नेट फोर्स निकालना है। तो ध्यान दीजिए, ये Q है, ये -2Q है। ठीक है, ये इसे अट्रैक्ट करेगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ F1, ये 2Q है, ये इस -2Q को अट्रैक्ट करेगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा F2। ठीक है, तो जो F नेट हो जाएगा वो हो जाएगा F1 माइनस F2, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा और देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, ये 3R/4 ये टोटल R था, तो ये जो हो गया वो कितना हो गया, R/4। ठीक है, तो यहां से F नेट जो आता है, यहां से F नेट और F1 इन दोनों के बीच फोर्स यानी K Q1 Q2 यानी 2Q² अपॉन डिस्टेंस 3R/4 यानी 9R² माइनस। ठीक है, F2 इन दोनों के बीच फोर्स यानी K Q1 Q2 बोले तो 4Q² अपॉन R²/16। ठीक है साहब, तो यहां से जो F नेट आ गया है वो आ गया है 16K Q² अपॉन R², मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, 16K Q² अपॉन R² मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचा
2/9 यहां बचा -4। समझ में आ गया? 2/9 -4। ठीक है, तो वैल्यूज देख लेते हैं यहां पे। तो एफ नेट जो आ गया वो आ गया 16 की क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 9 चौक 36, 36 -2 34 34/9। ठीक है, समझ में आया? अब इसको क्या दिया हुआ है, न्यूटन में फाइंड करना है, तो यहां से वैल्यूज निकाल लेते हैं। 16 ये हो जाएगा 16 की का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, यानी ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है साहब, इंटू 34 डिवाइडेड बाय 9 एज इट इज। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? आर का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कहां है? 2 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, यानी हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है साहब, पक्की बात है। तो देख लीजिए यहां पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या कट रहा है। ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, ठीक है, और ये हो गया 4 4 चौक 16, 16 चौक 64 का 4, हासिल का 1, 16 3 32 33 34 35 36 37 38, हाँ 16 3 4 चौक 16। एक मिनट कैलकुलेशन दे लेते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 6 48 48 49 50 51 52 53 54 54। यहां पर आएगा, ये आ गया 544 इंटू 10⁻, ये कितना है? 9 6 हो गया 15, 15 -12, हाँ ये हो गया 9 एज इट इज। ये हो गया -12 प्लस 6 प्लस नीचे वाला भी तो -4 था, ये हो गया ऊपर चला गया, तो ये हो गया यहां से 9 10 11 12 13, 13 -12 1। ठीक है, 9 10 11 12 13, 13 -12, तो ये हो गया 5, कहाँ गया? न्यूटन में पूछा है। 5 4 4, ठीक है, प्लस 4 आएगा 9 -12 प्लस, अरे यार ये 6 थोड़ी ना है। ठीक है, ठीक है, इंटू 10 बचा, तो ये आंसर आ गया 5440 न्यूटन। ये 6 तो एलसीएम वाला था। ठीक है, तो ये हो गया 9 -12 प्लस 4, 13 -12 1, तो आंसर है 5440 न्यूटन। कुछ नहीं था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, 5440। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगले सवाल पे आते हैं फटाफट, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन गिवन बाय ए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है ई वेक्टर इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस बी वाई जे कैप सी जेड स्क्वायर के कैप। आपको बोला ए बी सी की एसआई यूनिट फाइंड करनी है। क्या करनी है? ए बी सी की एसआई यूनिट फाइंड करनी है। यार एक बात बताओ, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्स, न्यूटन पर कूलम्स, यानी ए अपॉन एक्स स्क्वायर की जो यूनिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए NC-1, NC-1। पक्की बात है। तो यहां पर क्या पूछा है? ए बाय एक्स स्क्वायर की जो यूनिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए NC-1, तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, y भी डिस्टेंस है, z भी डिस्टेंस है, गिवन नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो a की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1। ठीक है, by की जो यूनिट होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए न्यूटन पर कूलम, यानी जो b की यूनिट हो गई वो न्यूटन मीटर इनवर्स कूलम्स इनवर्स। पक्की बात है। ऐसे सी जेड स्क्वायर है, सी जेड स्क्वायर की यूनिट भी कितनी होनी चाहिए? न्यूटन पर कूलम, तो सी की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर की पावर -2 कूलम की पावर -1। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे समझिए। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ठीक है, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। क्या बोला है इसने? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ चाहिए मुझे। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ चाहिए। किसके लिए? यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर कंडक्टिंग होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ई इनसाइड, वो होता है के क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यू, है ना। तो अंदर तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो आउटसाइड है वो होता है के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ना यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है, सिर्फ यहाँ है, और बाहर, ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसने यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर की बात की है। ठीक है, आगे समझिए, आगे ध्यान दीजिए क्या बोल रही है। अच्छा, ये अच्छा सवाल है क्या? चलिए देखते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है? A stream of a positively charged particles having q by m 2 into 10 raised to power 11 coulomb per kg and velocity v naught 3 into 10 raised to power 7 I cap meter per second is deflected by an electric field 1.8 j cap, ठीक है, 1.8 j cap किलो वोल्ट पर मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड inside exist in a region of 10 centimeter along the x direction. Due to the electric field, the deflection of the charge particle in y direction is okay. चलिए ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग। देखिए क्या सीन है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका y एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, वो यहां पर ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग इंसर्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। उसका वेलोसिटी जो है क्या है, ये आई कैप दिया हुआ है ना, यानी वेलोसिटी जो होगी उसकी 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड हो गई, 8 नहीं सॉरी 7, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली 10 सेंटीमीटर तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ यहां पे ऐसा मान के चलते हैं, ये हो गया x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन है 1.8 जे कैप वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। पॉजिटिव है, 4 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इसका ऊपर की तरफ, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। जब टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा तो बेसिकली इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, तो ये ऐसे होता हुआ यहां तक कहीं जाएगा। तो ये पूछा है उसने कि ये y कितना चल लेगा, आपको ये पूछा है उसने। आगे बात समझ में। तो जो f है, f y एक्सिस के अलॉन्ग होगा, वो होगा f इज इक्वल टू क्यू ई। f इज इक्वल टू कितना होता है, m है इज इक्वल टू क्यू ई। तो जो a एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा q बाय m इंटू ई। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, q बाय m इंटू ई। ये किधर है, y एक्सिस के अलॉन्ग, ये किधर है, y एक्सिस के अलॉन्ग। x एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, x एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग कोई इसका एक्सेलरेशन होगा नहीं। तो देखिए इसका x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकंड। और ये x एक्सिस जहां पे मेरे को पूछा है 10 सेंटीमीटर पर, तो x एक्सिस के अलॉन्ग कितना मूव कर रहा है, 10 सेंटीमीटर। कितना मूव कर रहा है, 10 सेंटीमीटर। x एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है कांस्टेंट बनी रहने वाली है। तो अगर मैं पहले अलॉन्ग x एक्सिस बात करूं, क्या करूं मैं पहले अलॉन्ग x एक्सिस में बात करूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन है नहीं इसलिए मैं बात कर सकता हूं। तो 10 सेंटीमीटर चलने में से कितना टाइम लग रहा होगा, टाइम विल बी डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर था ना, कहां गया भैया, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। तो कितना टाइम लग रहा है इसे, इसको लग रहा है 10/3 एज इट इज छोड़ देता हूं, 10 रेज़ टू पावर
9। समझ में आया? इतना टाइम, इतना सेकंड इसको मूव करने में लग रहा है। अरे वाई एक्सिस के लॉन्ग इतनी देर में कितना चला वो निकाल लूं बस। वाई एक्सिस के लॉन्ग इतनी देर में कितना चला मैं वो निकाल लूं। तो देखिए अगर मैं बात करूं अलोंग वाई एक्सिस, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वाई एक्सिस के लॉन्ग तो एक्सेलरेशन है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मुझे यही चाहिए वाई। इनिशियली जो उसका वेलोसिटी था वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, वाई एक्सिस के लॉन्ग उसका वेलोसिटी था ही नहीं, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी 0 इनिशियली। 1/2 एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन QE by m y axis के along and t square is equal to 100/9 into 10 raised to power minus of 18। आगे बात समझ में? तो जो y आ जाएगा q by m दिया हुआ है शायद, हाँ q by m दिया हुआ है मेरे को, q by m दिया हुआ है, ये देखिए q by m दिया है, ये रहा q by m। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहां से y जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। ठीक है बॉस। Q by m बोला कितना है 2 इंटू 10 टू पावर 11, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू पावर 11। ठीक है। ई रही ये रहा 1.8 किलो वोल्ट, किलो वोल्ट है 1.8 किलो वोल्ट, किलो को मेरे को वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी ये हो गया 1.8 इंटू 10 टू पावर 3, ये हो गया ई। और 100/9 इंटू 10 टू पावर 100/9 इंटू 10 टू पावर -18। ठीक है साहब, इस 2 से ये 2 चला गया। ठीक है, तो जो y हो जाएगा यहां से 0.8, तो ये कितना बार गया 0.2। ठीक है, तो यहां पे 0.2 तो एज इट इज लिख दिया मैंने इंटू 10 टू पावर। ठीक है बॉस, यहां पर कितना था 11। ठीक है, आगे पहुंचे +3, आगे पहुंचे +2, आगे पहुंचे -18, तो कितना हो गया 11, 11 16, 16 -18 कितना हो गया 16 -18, 11 12 13 14 15 16, 16 -18, तो जो y हो गया वो हो गया 0.2 इंटू 10 टू पावर -2, ये हो गया मीटर। 0.2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। ठीक है, क्या पूछा है मेरे को? अरे mm में पूछा है क्या यार? तो 10 से मल्टीप्लाई करूं, 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 2, 10 से डिवाइड किया तो 10 टू पावर -3, यानी 2 इंटू 10 टू पावर -3 मतलब 2 mm। तो जो y आ गया वो आ गया 2 mm। तो आंसर इज व्हाट 2। इजी क्वेश्चन था ये भी। अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगला सवाल क्या बोल रहा है? अगला सवाल पढ़ते हैं वापस से। क्या बोल रहा है? अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज्ड प्लेट्स, ओके, एज शोन इन फिगर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो पक्की बात है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, यानी वो ऊपर से नीचे की तरफ होगा, और उसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। आगे क्या बोल रही है? एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद अ काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इलेक्ट्रॉन है ऑब्वियस ही बात है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, यानी इसमें ऊपर फोर्स लगेगा तो ऊपर की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है कितनी दी हुई है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दी हुई है काइनेटिक एनर्जी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी हाफ ऑफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। ठीक है साहब। द लेंथ ऑफ द ईच प्लेट इज 10 सेंटीमीटर। भैया लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, मतलब ये जब ऐसे चलता 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 जब बाहर आ रहा है तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। मुझे ये फाइंड करना है, ये थीटा फाइंड करना है। अरे इजी सवाल है, वही चीज एक्स में चला लो, वाई में चला लो, एक्स में चला लो, वाई में चला लो। हाँ, एक्स में कितना चला है? एक्स में चला है 10 सेंटीमीटर। एक्स में कितना चला है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर चलने में कितना टाइम लगा, उतने टाइम में वाई की तरफ उसका कितना वेलोसिटी होगा, मेरे को वो निकालना है। यानी एक्स के अलोंग फोर्स है क्या? एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है। तो यानी मैं बात करूं अलोंग, अगर मैं बात करूं अलोंग एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस कलम कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड कितनी है उसकी, एक्स के लॉन्ग स्पीड कितनी है, कुछ बोला है क्या उसने? अच्छा स्पीड दिया हुआ नहीं है। अब मैं वी बांध के चलता हूं तो जो टाइम लगा वो लगा डी बाय बी। ठीक है, ओ बाबा यहां से निकालना पड़ेगा क्या? ठीक है यार निकालते हैं। तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, स्पीड स्पीड हो जाएगी 0.5। ठीक है, यहां से स्पीड निकाल लेते हैं इसकी। तो जो v हो जाएगा, जो v हो जाएगा इसका x के अलॉन्ग वो हो जाएगा 2 इंटू 0.5। ठीक है, 2 इंटू 0.5 होगा 1, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m रूट ओवर। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है ना? तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन m रूट ओवर। तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, डिवाइडेड बाय m। ये हो गया उसका टाइम। ठीक है, ठीक है, इतने टाइम में y एक्सिस कलम कितना चला वो देख लूं, या y एक्सिस कलम उसकी वेलोसिटी देख लूं? तो देख लो, along y एक्सिस, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। जब वो x एक्सिस के लॉन्ग एंटर हुआ था तो y एक्सिस के लॉन्ग उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। तो ये तो मैंने बोल दिया vy इज इक्वल टू 0 प्लस ये हो जाएगा क्यू ई बाय एम, एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, चार्ज है स्मॉल ई, फोर्स कितना हो गया स्मॉल ई मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एम इज इक्वल टू क्यू ई, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। तो ये हो जाएगा ई बाय एम। ठीक है, और जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 10⁻⁻1 अपॉन ये हो जाएगा रूट ओवर ई बाय एम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को क्या लिख सकता हूं मैं? रूट ओवर ई बाय एम। समझ में आ गया क्या बॉस? समझ में आ गया क्या? तो यहां से वी वाई कितना हो जाएगा? वी वाई हो जाएगा, ठीक है, रूट ओवर ई बाय एम। कैपिटल ई कितना है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ था? 10। तो हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻1। अरे बाबा ये कट गया। तो यहां से जो वी वाई हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर ई बाय एम। ठीक है, ठीक है, और जो यहां से वी एक्स था, अरे बाबा वी एक्स भी यही था क्या? तो ये देखो ये वाला जो वी था ये ऐसे आया था, तो ये वी एक्स हो गया। तो वी एक्स भी कितना हो गया? वो भी कितना हो गया? ई बाय एम। ठीक है, आगे समझते हैं। अब पार्टिकल ध्यान से समझना, ये हो गया इसका वेलोसिटी v। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसका वी वाई और इस डायरेक्शन में हो जाएगा वी एक्स। एक्स में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो अगर इसको मैं यहां ले चलाऊं तो ये हो जाएगा सॉरी वी वाई। तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से tan थीटा जो हो जाएगा रूट ओवर ई बाय एम डिवाइडेड बाय रूट ओवर ई बाय एम, कैंसिल कैंसिल। तो थीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? अरे आसान आंसर है, थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्री। इजी क्वेश्चन था, आगे बात समझ में? इजी था। अगला करते हैं। अगला क्या बोल रहा है? ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है अगला? अगला पढ़ते हैं ध्यान से सभी लोग। क्या कह रहा है अगला? क्या कह रहा है? टू इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। टू इक्वल positive point charges are separated by a distance 2a. The distance of a point from the center of the line joining two charges on the equatorial line perpendicular bisector at which force experienced by the test charge q naught becomes maximum if a divided by root x, then find the value of x. ओहो 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 हो। देखो क्या सीन है, ये एक लाइन है एक्सियल लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ एक्सियल लाइन पर दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, ये भी क्यू हो गया, ये भी क्यू हो गया, और ये एक दूसरे 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है साहब, क्या बोला है इसने? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट
from the center of the line joining two charges on the equatorial line. ओके, ये कोई लाइन है, ये इक्वेटोरियल लाइन होती है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है भाई, ठीक है। यहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, सपोज मैंने मान लिया क्यू नॉट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्यू नॉट। तो ये भी हो गया ए, ये भी हो गया ए, सेंटर से ये डिस्टेंस है वाई। उस पॉइंट पर जो सॉरी उस पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम कितना होगा, किस डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम होगा, किस वाई के लिए वो मैक्सिमम होगा, मुझे वाई निकालना है। समझ में आया? तो देखिए समझते हैं इस चीज को, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। इसकी वजह से फोर्स लगेगा ऐसे, इसकी वजह से फोर्स लगेगा ऐसे। समझ में आया बॉस? समझ में आया? ये ए, ये वाई, ये कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एज इट इज ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों फोर्स बराबर लगेंगे, इक्वल एंड अपोजिट, ये एफ ये एफ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बार किया है अपन ने ये ऐसा। ये थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये थीटा, ये थीटा, तो ये थीटा। इस एफ का एक कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर एफ साइन थीटा। इस एफ का एक कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा, एक कंपोनेंट इधर एफ साइन थीटा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, अल्टीमेटली एफ नेट जो होगा, अल्टीमेटली एफ नेट जो होगा, अल्टीमेटली एफ नेट जो होगा वो होगा 2f साइन थीटा। अल्टीमेटली एफ नेट जो होगा 2f साइन थीटा, यानी एफ नेट 2 टाइम्स ऑफ k कैपिटल Q Q नॉट अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस हो जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी y अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी y अपॉन पावर 1/2, तो टोटल पावर कितना हो जाएगा 3/2। समझ में आ गया? ये फोर्स किस y के लिए मैक्सिमम होगा, डिफरेंशिएट कर दें, मैक्सिमम मिनिमम लगा दें। तो ध्यान दीजिएगा, df बाय dy, ठीक है। देखो 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, Q नॉट कांस्टेंट, ठीक है, ये सारा कांस्टेंट, ठीक है। u अपॉन v डिवीजन फॉर्मूला लगा है, तो नीचे वाले का स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाले का स्क्वायर एज इट इज, यानी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। नीचे वाला एज इट इज, यानी ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन हो गया 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, y एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी 3/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाले का डिफरेंशिएशन चेन रूल 2y। ये कितना हो गया 0, ये सब 0 हो नहीं सकता, ठीक है। यहां देखिए, यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 3/2, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2। दोनों से मैंने ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है बॉस। यहां क्या बचा, यहां बचा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस जगह पे ये तो कॉमन आके बाहर आ चुका है, इस 2 से ये 2 कट गया, ये कॉमन आके बाहर आ चुका है, तो यहां बचा माइनस ऑफ 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये चीज 0 हो नहीं सकती, यानी यही चीज 0 होगी, यानी ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी y जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस माइनस a बाय रूट 2। मुझे क्या चाहिए, मुझे बोला a बाय रूट एक्स, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2, x का वैल्यू कितना हो गया 2। इजी क्वेश्चन था ये भी, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हुए हैं। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सब 2023 का सवाल है भाई ये। अगला सवाल कह रहा है कि as shown in figure, अगला सवाल कह रहा है as shown in figure a configuration of 2 equal point charges is placed on an inclined plane, mass of each charge is 20 gram. Assume that there is no friction between the charges and the plane. For the system of 2 point charges to be in equilibrium at rest, the
हाइट h इज इक्वल टू x इंटू 10⁻³ द वैल्यू ऑफ x। ओके यार ये कह रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, एक चार्ज यहां रखा हुआ है और एक चार्ज यहां रखा हुआ है, ये दोनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहने चाहिए, बट सवाल इतना अच्छे से क्लियर नहीं है। या तो ये बोलना चाहिए कि नीचे वाला चार्ज फिक्स है, क्योंकि जिस हिसाब से सॉल्व होगा उस हिसाब से नीचे वाला चार्ज फिक्स होना चाहिए। अगर नीचे वाला चार्ज फिक्स नहीं ना तो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकते ये। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अगर नीचे वाला चार्ज फिक्स है, हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं, तो ऊपर वाला चार्ज क्या है बेसिकली, वो रेस्ट में रहना चाहिए। तो बहुत यार सीधी बात है, सीधी बात है, यहां पे mg लगेगा ऐसे, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग क्या लगेगा, mg sin 30, पक्की बात है। और ये इसको करेगा रिपेल, तो इस पे फोर्स लगेगा F इधर की तरफ। यानी अगर इस चार्ज को रेस्ट में रहना है तो F इजिकल टू किसके बराबर होना चाहिए, mg sin 30। ठीक है, मैंने बोला यहां से लेके यहां तक ये बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो x। ठीक है, तो ये x cos 30 और ये x sin 30, तो यहां से मैं बात कर सकता हूं x sin 30 इज इक्वल टू h, तो यहां से जो x हो जाएगा h बाय साइन 30, यानी हो जाएगा 2h। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, यानी F इज इक्वल टू mg sin 30। तो यहां से बात करें F इज इक्वल टू mg sin 30, तो ये हो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू mg sin 30। तो यहां से मुझे x निकालना है, तो x स्क्वायर जो हो जाएगा, x स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन mg sin 30। ठीक है, तो यहां से जो x स्क्वायर हो जाएगा, मेरे को h चाहिए बेसिकली, तो h जो हो जाएगा वो x बाई 2 हो जाएगा, देख लेंगे अभी। x स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वैल्यूज रखना स्टार्ट करो तो 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोकूलम, यानी 4 इंटू 10⁻⁻12। अरे 2 इंटू 10⁻⁻6 होगा, स्क्वायर क्या 4 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन मास। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 20 ग्राम। 20 ग्राम मिले तो 20 इंटू 10⁻³ kg, तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻3, g हो गया 10 साइन 30 1/2, तो ये चला गया 2 ऊपर। ठीक है साहेब, इतना समझ में आता है मेरे को। तो देखिएगा यहां से, ठीक है, ये 2 से ये 2 गया। ठीक है, नीचे बचा 10⁻⁻1, 10⁻, ये -3, ये हो जाएगा +2, तो नीचे बचा 10⁻⁻1, वो ऊपर जा गया, तो माइनस सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 9 इंटू 4, पूरा सॉल्व कर लेते हैं, 9 इंटू 4 एज इट इज, यहां बचा 10⁻9 एज इट इज, यहां -12 एज इट इज, नीचे से ऊपर गया +1। ठीक है साहब, अरे नीचे 10⁻⁻1 बचा था ना, ऊपर गया +1, तो ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁻², यानी ये हो गया x जो हो गया यहां से 6 इंटू 10⁻⁻1। किस में पूछा है ऐसे, 10⁻⁻3 की वैल्यू में पूछा है ना ये। ठीक है, तो ये हो गया x हो गया 6 इंटू 10⁻⁻1। मुझे क्या पूछा है, h पूछा है, मुझे क्या पूछा है, h पूछा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना यार, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। मुझे क्या पूछा है, h पूछा है, तो h हो जाएगा x/2, तो यहां से जो h हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है इसने, किसने पूछा है इसने, 3 इंटू 10⁻3, अच्छा x पूछा है, h इज इक्वल टू x इंटू 10⁻3 मीटर, मीटर में पूछा है ना, तो इसे लिख दिया मैंने x इंटू 10⁻3 मीटर। पक्की बात है, तो देख लीजिए यहां से जो x आ जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻1, -3 नीचे गया तो +3, तो जो x का वैल्यू हो जाएगा वो आ जाएगा 300। तो बेसिकली जो h है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.3 मीटर। सही है, x का वैल्यू अगर आपसे पूछा है, इस वाले x का वैल्यू पूछा है आपसे, तो वो आ जाएगा 300। ठीक है साहब, जल्दी। हाँ भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि आपके पास एक डाइपोल है। ठीक है,
दो चार्ज है, इक्वल चार्जेस हैं, ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये चार्ज प्लस क्यू है, ये वाला चार्ज माइनस क्यू है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है ये, द मास एम ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हाफ ऑफ द मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज का मास अगर m है तो नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का मास 2m है, ठीक है, 2/, हाँ ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। समझ में आया इतना, ऐसा कुछ है, ठीक है। आगे समझते ही हैं, ये एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इसे हल्का सा डिस्प्लेस किया, अगर हल्का सा डिस्प्लेस किया, एंगुलर डिस्प्लेस वो छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली बात है एसएचएम करेगा, और एसएचएम करेगा तो एसएचएम का जो टाइम पीरियड होगा t, वो होगा 2π√/i अपॉन PE। आगे बात समझ में, t जो होता है वो होता है 2π/ω, तो यहां से 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा √/PE अपॉन आई। ओमेगा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, √/PE अपॉन आई। P मुझे पता है, E मुझे पता है, I मुझे पता, I बस में निकालना है। तो जो I है वो किसके अबाउट होगा भैया, सेंटर मास के अबाउट होगा। I जो होगा वो सेंटर मास के अबाउट होगा। जब I सेंटर मास अबाउट होगा तो मेरे को सेंटर मास मैंने मान लिया यहां पर कहीं पर है CM, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पक्की बात है, ठीक है भाई। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L। तो अगर वो यहां से x डिस्टेंस पर है तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा L माइनस एक्स, पक्की बात है। और दो पॉइंट चार्जेस का सेंटर ऑफ मास के लिए क्या होता है, m1r1 इज इक्वल टू m2r2। नहीं पता, कोई बात नहीं, ऐसा करके चल लो, इसको ओरिजिन मान लो, x इज इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, L, 0। तो फॉर्मूला तो पता है हमें, x COM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, पक्की बात है, ये फॉर्मूला तो पता है। तो मुझे x COM निकालना है m1 x1, तो ये हो जाएगा पहले वाले का m इंटू 0, दूसरे वाले का 2m इंटू L अपॉन m1 प्लस m2 बोले तो 3m। समझ में आ गया। तो x CM कितना हो जाएगा, x CM हो जाएगा 2L/3। समझ में आ गया। तो यहां से सुनिएगा ध्यान से, यहां से अगर हम लोग ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर लें, तो ये हो जाएगा 2L/3, ये 2L/3 हो गया, इसको नहीं कर रहे हम लोग, तो ये हो जाएगा L/3। आगे बात समझ में, चलिए अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से निकाल के रख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। I अबाउट COM, ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल सेंटर मास से कितने डिस्टेंस पर है, 12/3, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr² यानी m इंटू 12/3 यानी 4L² 9, ठीक है। नेगेटिव पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पर है, L/3 यानी उसका हो जाएगा 2m इंटू L² 9, यानी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 4 5 6 6 ml² 9, कितना हो जाएगा 6 ml² 9, 6 ml² 9, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 ml²। आगे बात समझ में। अब कुछ नहीं करना, सीधा सीधा इस ओमेगा निकालने के लिए वैल्यू रख दूं, तो P हो जाएगा Q इंटू L, इलेक्ट्रिक फील्ड E एज इट इज हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2ml²/3, ठीक है। एक L से एक L कट गया, तो जो ओमेगा हो जाएगा 3QE/2ml, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 3QE/2ml, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कह रहा है, two charges each of magnitude 0.01 coulomb and separated by a distance of 0.4 meter constitute an electric dipole if the dipole is placed in a uniform electric field E of 10 dyne per coulomb। अरे यार
एक न्यूटन में कितने होते हैं? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन, ऐसे ही होता है शायद, जहां तक मेरे को याद है सही है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन मेकिंग 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है ये? डायपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 डायन पर मेकिंग 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह, सही बात है, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल दिया हुआ है। एक्चुअली सवाल में क्या बोला है? डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। अरे यार, टॉर्क क्या होता है? नहीं, ये नहीं होता। मैग्नेट पढ़ा रहा हूं ना अभी, तो एम पे चला जाता हूं। टॉ इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, यानी होगा पी ई साइन 30, और ये होगा पी कितना होगा? क्यू इंटू एल इंटू ई साइन 30 कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, क्यू कितना दिया हुआ है? 0.1 कूलम, 0.01 कूलम, यानी हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻²। लेंथ कितना दिया हुआ है? 0.4 mm। 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 0.4 है, यानी 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? 10 डाइन। 10 डाइन न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 1 डाइन कितना होगा? 10 इंटू 10⁻⁵। अरे 1 डाइन कितना हो जाएगा? 1/10⁵ न्यूटन, है ना। तो 10⁻⁵, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गया क्या? अब देखो ये कितना गया, ये कितना गया, और इतना बहुत सारी बार चला गया क्या? ये कितना हो गया? एक हो गया 5, 4, 9, 10, 11, 11, ये चला गया 2 टाइम्स, है ना। पक्की बात है। 5 और 4 9, 9 2 11, 11 -11 प्लस 1 10, यानी ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर। आंसर क्या है? 2 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर। इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगला देखें। ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है ये? द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन वेरीज विद डिस्टेंस। एक्सियल लाइन पे तो कितना होता है? ट्वाइस kp/r³। और इक्वेटोरियल, अरे पढ़ाया तो मैं, ऐसा तो मत करो। इक्वेटोरियल लाइन, एक्सियल लाइन पे कितना होता है? ट्वाइस kp/r³, और एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे होता है kp/r³। मुझे मतलब नहीं है उससे, मुझे ये मतलब है कि 1/r³ आएगा, kp/r³ होता है। खत्म, इजी सवाल है। अगला देखें, 15वां। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है, इसे देखते हैं, इसे पढ़ते हैं, अगले सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? An electric dipole of dipole moment is 6 into 10⁻⁻6 coulombs meter। ठीक है, डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, ठीक है। प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने में दिया हुआ है, सच अ वे द डायपोल मोमेंट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय 180 डिग्री। अरे यार, ठीक है, निकाला है अपन ने। अभी डाइपोल जो है प्लस क्यू माइनस क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, ठीक है। इसे घुमा के पूरा का पूरा 180 घुमा दिया, तो जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू वो होगा PE cos θ1 माइनस cos θ2। W इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो W P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻⁻6, 6 इंटू 10⁻⁻6। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ 1.5 इंटू 10⁻3 cos θ1, अभी मैंने बोल दिया cos 0 माइनस cos ऑफ 180। तो यहां से जो W हो गया 9 इंटू 10⁻⁻3 cos 0 1 cos 180 -1, यानी 1 माइनस ऑफ -1 +1 यानी 2। तो ये हो गया 18 इंटू 10⁻³
जूल, यानी आना चाहिए 18 मिली जूल। तो आंसर जो है वो कितना है, 18। इजी क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखें, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अ थिन इनफाइनाइट चार्ज, ओके, अ थिन इनफाइनाइट शीट charge and infinite line charge of respectively charge density plus sigma and plus lambda are placed parallel at 5 meter distance from each other। अरे यार क्या कह रहा है ये कुल मिला के ये कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये इस टाइप की कोई इनफाइनाइट शीट होगी, इस टाइप की कोई इनफाइनाइट शीट होगी, और ये इस टाइप का कोई इनफाइनाइट वायर होगा, ठीक है। ये एक दूसरे से लिखते चलें, ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है और इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, ठीक है। ये एक दूसरे से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, ये एक दूसरे से 5 मीटर डिस्टेंस पर है, ओके भाई। पॉइंट P एंड Q आर प्लेस्ड, पॉइंट P एंड Q आर प्लेस्ड at 3 by pi meter and 4 by pi meter perpendicular distance from the line charge। ओके, लाइन चार्ज से P जो है वो 3 by pi सेंटीमीटर पर है, ये हो गया P, ठीक है, ये हो गया 3 by pi मीटर, ठीक है। और Q जो है ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा 4 by pi, ये 3 by pi हो गया और ये 4 by pi हो गया, ठीक है, ठीक है। EP and EQ are the magnitudes of resultant electric field intensities at P and Q respectively। ओ हो, ओ हो, बदो बदी। ध्यान दीजिए, अरे यार फालतू की कथा मजदूरी करवा रहा है यार। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, Q पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर P पॉइंट Q पॉइंट पे बात करूं तो इसकी वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उधर होगा और उसकी वजह से ट्वाइस के लैम्डा अपॉन 4 अपन पाई, ट्वाइस के लैम्डा बाय आर होता है ना, तो इसके लिए 4 अपन पाई होगा। तो यानी अगर मैं ई क्यू की बात करूं, ध्यान दीजिए, सबसे पहले ईपी की बात कर लेता हूं वरना परेशान हो जाएंगे। ईपी, इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर की तरफ, कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज, लीनियर चार्ज की वजह से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ ट्वाइस के लैम्डा बाय आर, यानी हो जाएगा माइनस अपोजिट ट्वाइस के लैम्डा बाय आर, और आर हो जाएगा 3 अपॉन पाई। पक्की बात है, पक्की बात है, इतना दिया है उसने, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो यहां से अभी सॉल्व कर लेंगे ऐसे या बाद में सॉल्व करें, अभी सॉल्व कर लेते हैं। ईपी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 पाई बाय 3 लैम्डा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 2 सिग्मा, लैम्डा की जगह क्या रख दूंगा मैं यहाँ पे, 2 सिग्मा, ठीक है। तो यहां से ये पाई से पाई कट गया, ठीक है, इस 4 से ये 4 कट गया, तो यहां से जो ई पी आ गया हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। पक्की बात है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस 1/3, तो 6 एलसीएम हो गया, तो 3 माइनस 2, ठीक है। तो ई पी जो आ गया है वो आ गया है सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ गया। ये तो आ गया ई पी। ई क्यू निकाल लेते हैं, क्या हो गया, क्या नहीं समझ में आया, ये रहा लैम्डा इज इक्वल टू 2 सिग्मा, गिवन है भाई। हाँ, आगे ई क्यू की अगर हम लोग बात करें, ई क्यू, क्यू पॉइंट पे इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगा, कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से इधर होगा, कितना होगा, ट्वाइस के
लैम्डा अपॉन आर, आर कितना हो जाएगा 4/पाई। तो यहां से जो ई क्यू हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/2, 2/4, 1/2 पाई ऊपर चला गया, ठीक है। की जगह रख दिया मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की जगह रख दिया मैंने 2 सिग्मा, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी ईपी अपॉन ई क्यू कितना हो जाएगा 4/6 है। ईपी अपॉन क्यू जो हो जाएगा, कर लेते हैं, सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, ये कट गया 4/6, यानी आ जाएगा 4/6। मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है ईपी अपॉन ई क्यू इज इक्वल 4/ए, 4/6, यानी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। इजी था। अगला कर लेते हैं। मेंस में तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, क्या कहते हो नहीं। अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है लेट सिग्मा बी द यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज ऑफ 2 इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट्स शोन इन फिगर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन 3 डिफरेंट रीजन E1, E सेकंड एंड E3। अरे यार देख लेते हैं। देखो यार क्या है, क्या बोल रहा है ये, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटीज है, इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट्स है, थिन प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो इसकी वजह से इधर होगा, दो अलग अलग बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं येलो, इसको मैं बोल देता हूं येलो, ठीक है। इसकी वजह से यहां पर इधर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। परपेंडिकुलर होता है, हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है थिन प्लेट की वजह से शीट के परपेंडिकुलर होगा, पॉजिटिव तो आउटवर्ड जाएगा। इस वाली को मैं बोलता हूं ग्रीन प्लेट, इस वाली को मैं बोल देता हूं ग्रीन प्लेट। इसकी वजह से इधर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 1 तो हो जाएगा 1 रीजन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, 3 रीजन में हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों अपोजिट है, वो नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है, और मिडिल रीजन में कितना हो जाएगा 0। तो द लास्ट ऑप्शन इज राइट। E1 जो हो जाएगा माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, E2 हो जाएगा 0 और E3 हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इजी था। अगला करते हैं 18। ओहो हो, आपके सामने एक क्यूबॉइड है, आपके सामने एक क्यूबॉइड है, डायमेंशंस ये 12 है, वो 12 है, और ये L है, ठीक है। इस क्यूबॉइड के इस फेस के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, समझ में आया। आपको बोल रहा है कि 4L स्क्वायर से जो फ्लक्स पास होगा, यानी एक तरह से ये इसकी बात कर रहा है, इस वाले रीजन से जो फ्लक्स पास होगा मुझे वो निकालना है, इस वाले रीजन से फ्लक्स पास होगा मुझे वो निकालना है। या गॉस लॉ लगाता हूं मैं, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा क्यूबॉइड ऊपर रख दूं, सुनना ध्यान से, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा क्यूबॉइड ऊपर रख दूं, एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा क्यूबॉइड रख दूंगा तो क्यूब बन जाएगा, और सभी सारी एजेस कितनी हो जाएंगी L। अरे ये वाला पार्ट L था ना, तो ये वाला पार्ट भी L हो जाएगा, तो सारी एजेस सॉरी इस बार कितनी हो जाएंगी 12, और जो चार्ज आ जाएगा वो उस क्यूब के सेंटर पे आ जाएगा। तो जो फेस है जिसका एरिया कितना है 4L स्क्वायर, उस सेंटर वाले क्यूब के सेंटर वाले चार्ज के रेस्पेक्ट में क्यूब के जो सारे फेसेस हैं वो आइडेंटिकल है, और उनका एरिया कितना है 4L स्क्वायर। तो पूरे के पूरे 6 फेसेस मिलके क्लोज सरफेस बना रहे हैं। जब पूरे के पूरे 6 फेसेस मिलके क्लोज सरफेस बना रहे हैं, तो एक क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 6 फेसेस से जा रहा है, तो एक फेस से कितना जाएगा, एक फेस से जाएगा क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर इज 2 इज करेक्ट। समझ में आ गया। अगला करते हैं। ओहो हो, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है as shown in figure a point charge q is placed at the center of the conducting spherical shell of the inner radius a and the outer radius b. The electric field of the charge q in 3 different region
इन 3 डिफरेंट रीजन 1, 2 एंड 3 इज गिवन बाय 1, 2 एंड 3 इज गिवन बाय। अरे यार देखिए, प्लस क्यू सपोज बीच में रखा मैंने यहां पे, तो माइनस इनर सरफेस पे माइनस इंड्यूस होगा और आउटर सरफेस पे प्लस इंड्यूस होगा, पता है हमें, माइनस प्लस प्लस। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव तक जाएंगी, बट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर पॉजिटिव से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वापस से सरफेस के परपेंडिकुलर इस टाइप से जाना स्टार्ट कर देंगी। यानी सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है, बट फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में 0 नहीं होने वाला। तो कौन सा आंसर सही है? हम लोग बात करते हैं कि E1 नॉन जीरो होगा, E2 जीरो होगा और E3 नॉन जीरो होगा, तो ये ऑप्शन जो है वो मेरा सही है। समझ में आया? अगले सवाल पे चलते हैं। ओहो यार कौन पढ़ेगा? मैं ही पढ़ूंगा जब मैं करा रहा हूं तो पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ, अगला सवाल क्या बोल रहा है? ये दो एसर्शन और रीजन है, ठीक है, समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये, एसर्शन समझते हैं। एसर्शन कह रहा है, दिख रहा है? हाँ, if an electric dipole of dipole moment this is enclosed by a closed surface, the net flux coming out of the surface will be 0। बिल्कुल होगा यार, एक डाइपोल है, उसके अंदर एक प्लस चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस चार्ज क्यू चार्ज है, दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है। तो अगर इस डाइपोल को मैं एक गाउसियन सरफेस के अंदर रख दूं तो एनक्लोज चार्ज कितना हो जाएगा? 0। जब एनक्लोज चार्ज 0 हो गया तो फाई नेट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई कितना हो जाएगा? 0। अच्छी बात। आगे क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या कह रहा है ये कि बोथ ए एंड आर, assertion and reason are true and R is the correct explanation of A। सही है यार, यही आंसर इसका सही है। समझ में आया? अगला सवाल करते हैं। ये सब 2023 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, फटाफट ध्यान से देखिए। अगला क्या बोल रहा है? टू आइसोलेटेड मेटालिक सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियस r and 2r are charged such that the both have same charge density sigma। अरे यार क्या कह रहा है ये? दो स्फीयर है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, बहुत बढ़िया। दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। मैंने बोला इस पे चार्ज, इससे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r। मैंने बोला इस पे चार्ज हो गया Q1, सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिट एरिया पे चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इस पे चार्ज हो जाएगा Q2, कितना हो जाएगा? सिग्मा 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर, यानी जो Q2 हो जाएगा वो हो जाएगा 16 पाई r स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। दोनों को कनेक्ट कर दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने पर क्या बोला इसने? इफ द न्यू चार्ज डेंसिटी ऑफ द बिगर स्फीयर इज सिग्मा डैश, नए वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश हो गई। मैंने कनेक्ट किया, तो मैंने कनेक्ट करने पर क्या हुआ, मैंने समझाया है ये, इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश और इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। इस पे चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे चार्ज आ गया Q2 डैश। चार्ज हमेशा रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि जो कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r होती है, वो r पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा रेडियस होता है ज्यादा कैपेसिटेंस होता है, ज्यादा कैपेसिटेंस होता है ज्यादा चार्ज स्टोर, ठीक है। हाँ, तो Q2 डैश कितना आएगा वो समझ लेते हैं फटाफट। Q2 डैश, इस पे Q2 डैश आ गया, Q2 डैश, इसका रेडियस 2r, रेडियस के रेशियो में डिवाइड हो जाती है। टोटल रेडियस r प्लस 2r बोले तो 3r इंटू Q टोटल। Q टोटल कितना था भाई? इस पे सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, इस पे 16 पाई r स्क्वायर, इसमें 4 पाई r स्क्वायर, इसमें 16 पाई r स्क्वायर, यानी 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा, ठीक है साहब। यानी Q2 डैश जो हो गया, Q2 डैश जो हो गया, Q2 डैश हो गया 40 बाय 3 पाई r स्क्वायर सिग्मा। समझ में आ गया भाई? कितना हो जाएगा?
40/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। नई सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश कितना हो जाएगा, Q2 डैश अपॉन 4 r², यानी यहां से Q2 डैश 40/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 16 पाई आर स्क्वायर, और ये सिग्मा डैश बाय सिग्मा पूछा है क्या इसने, सिग्मा बाय डैश सिग्मा डैश बाय सिग्मा, ये हो जाएगा 40/16 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/6। तो सिग्मा डैश बाय सिग्मा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5/6। इजी क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली represents the variation of electric potential of charge spherical conductor of radius r with radial distance r। अरे यार ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो यार, किसी भी स्फीयर, कौन सी बात कर रही है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे इनसाइड पोटेंशियल कांस्टेंट, बाहर Q/R, तो थर्ड ऑप्शन सही है। अगले पे चलते हैं। ओह माय गॉड, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कंसिडरिंग अ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, net potential of the system cannot be zero at a point but net electric field can be zero at that point। यही सही लग रहा है। क्यों यार, किसी भी चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो होता है वो होता है Q/R। अगर सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो सम जीरो हो सकता है क्या? अरे किसी का Q/R आ रहा है, दूसरे वाले की वजह से माइनस Q/R हो सकता है तो जीरो हो सकता है, क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज भी है। बट अगर नेगेटिव चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर टर्म है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हो सकता है किसी का Q/R² इधर आ रहा है तो किसी का Q/R² इधर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो जीरो हो सकता है। तो पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। इजी क्वेश्चन। अगले पे आते हैं। हाँ, अगला क्या बोल रहा है, अ पॉइंट, अगला क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज इतना इज मूव फ्रॉम P to S, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इतना, ठीक है, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दिया हुआ है 30 न्यूटन पर कूलम, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 I कैप। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है ये, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड S आर, P S और S के कोऑर्डिनेट इतने दिए हुए हैं रेस्पेक्टिव द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां मूव करना है, ये P to S, P to S। ठीक है, यानी P पॉइंट जो हो गया ये P पॉइंट है ना भाई। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने दिए हुए, 1, 2, 0, 1, 2, 0। ठीक है साहब, S के पॉइंट क्या दिए हुए हैं, S के पॉइंट दिए हुए हैं, ये हो गया S 0, 0, 0। तो ये हो जाएगा, अगर P to S मूव किया तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और D वेक्टर हो जाएगा 0, -1 यानी -1 I कैप, 0, -2 यानी -2 J कैप, 0, -0 यानी 0 की कैप। आगे बात समझ में। F वेक्टर क्या होगा, F वेक्टर हो जाएगा Q इंटू E वेक्टर। चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 2 × 10⁻², तो हो जाएगा 2 × 10⁻² इंटू E वेक्टर कितना दिया हुआ है 30 I कैप, 30 I कैप, यानी जो F वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 × 10⁻² I कैप न्यूटन। ठीक है, वर्क क्या होगा, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो ये हो गया F वेक्टर डॉट D वेक्टर जो भी है, यानी जो वर्क डन हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, यानी -60 × 10⁻², 60 × 10⁻² इंटू -1 प्लस y के j के और z के लॉन्ग तो जीरो होने वाला ही है, तो यानी वर्क डन जो होने वाला है वो होने वाला है -60 × 10⁻²। ठीक है, -60 × 10⁻² जूल। नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो,
10 से मल्टीप्लाई किया तो 600, डिवाइड किया तो -3, यानी -600 mj, mj मेरी चेन, ठीक है, -600 मिली जूल, थर्ड ऑप्शन सही है। अगला चलते हैं 30th, अगला सवाल। अरे अगला सवाल शायद मेरे को लग रहा है रिपीट हो गया है, ये वापस वही पूछ रहा है कि भैया पोटेंशियल का यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, अच्छा मतलब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आया होगा, वहां पे कंडक्टिंग शेल पूछा था, यहाँ पे चार्ज थिन स्फेरिकल शेल पूछा है, वहां पे कंडक्टिंग स्फीयर था, यहाँ पे थिन शेल है, दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा और आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड हमें पता ही है KQ बाय R, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। हैं स्फेरिकल शेल था, कंडक्टर नॉन कंडक्टर क्या फर्क पड़ता है, अंदर तो चार्ज वैसे ही नहीं होना, चार्ज वैसे ही नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही नहीं होना, इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही नहीं होता, फोर्स वैसे ही नहीं होना, फोर्स वैसे नहीं होना, तो वर्क डन वैसे ही नहीं होना, तो पोटेंशियल वैसे ही कांस्टेंट आने वाला है, ठीक है। अगला समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है भाई, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज, चार्ज दिया हुआ 50 वोल्ट द डिस्टेंस। अरे यार ये तो फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो V होता है वो कितना होता है KQ बाय R, V कितना दिया हुआ है इसने, क्या पूछा है इसने, R पूछा है ना, तो जो R हो जाएगा वो हो जाएगा KQ बाय V, ठीक है। K कितना है हम लोग को पता है 9 × 10⁹ Q कितना है, Q दिया हुआ है क्या है, कहां दिया हुआ है यार, दे तो रखा, हाँ ये रहा 5 × 10⁻9 10⁻⁻9, ठीक है। और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 50, बहुत बढ़िया, ये गया 0.9 आ गया क्या यहां से, सीधा सीधा 1/10 0.9 मीटर, कितना आ गया 0.9 मीटर, अरे रे 0.9 बोले तो 90 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला देखें, हाँ क्या कह रहा है ये, समझते हैं इसको, हाँ क्या बोल रही है, अ चार्ज स्फेरिकल बॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द बॉल वेरीज विद, ये दिया हुआ है, ठीक है, V दिया हुआ है, एंड बी ए और बी आर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो -λA/E दी हुई है, -λA/E दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। यार एक बार बताओ, डेंसिटी इतनी दी हुई है ना, ए कांस्टेंट है, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, लैम्डा का वैल्यू निकालना है, यार यहाँ पे वेरिएबल तो आ नहीं रहा है, तो अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर में, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है, याद करो कि QR बाय कैपिटल R क्यूब, है ना, और इसका एक फॉर्मूला डेंसिटी की टर्म में और लिखवाया मैंने, ρ/3ε0 × R वेक्टर, याद है जब कैविटी प्रॉब्लम करवाया था, तो ρ/3ε0 × R वेक्टर, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैं ρr/3ε0, R जो होता है वो सेंटर से डिस्टेंस हो जाता है, तो यहां से V कितना दिया हुआ है, V आपको दिया हुआ है बॉस, V कितना दिया हुआ है 2AR² प्लस B, इलेक्ट्रिक फील्ड E होगा -dV/dr, पता है हमें, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा 4AR+0 विथ नेगेटिव साइन, हो जाएगा क्या, अरे डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब कंपेयर कर दूंगे यहां से, R क्या है, यहाँ पे R जो है वो सेंटर से डिस्टेंस दी हुई है, पक्की बात है, ठीक है, हाँ वेरीज विद R, ठीक है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ρr/3ε0, मैग्नीट्यूड की बात करूं कितना हो जाएगा 4AR, ठीक है, R से R कट गया, तो यहां से रो जो हो जाएगा 12A∈0 एप्सिलॉन व्हाटएवर जो भी है, तो मेरे को जो आंसर है वो किस में दिया हुआ है, ये रहा -λA, ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव आ ही रहा है, -λAE, तो लैम्डा का जो वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया 12, कितना आ गया, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 12, समझ में आया। हाँ भाई अगले सवाल पे आते हैं फटाफट, क्या बोल रहा है ये, as shown in figure a cuboid lies in a region with electric field E is equal to 2x² I cap minus 4y j cap plus 6k cap, okay, the magnitude of charge within the cube is an epsilon naught coulomb, the find the value of dimension आपको दी हुई है 1 × 2 × 3,
अरे यार ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा अच्छा सवाल है, बट टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगा, अगर देखा जाए तो बहुत टाइम लगना चाहिए इसे, बट यहाँ पे डायमेंशन ऐसी कि काम आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2x² आई कैप माइनस 4y जे कैप प्लस 6k कैप, ठीक है, ठीक है। एक्स के अलॉन्ग कितना है 2x²। मैं अलग अलग कंपोनेंट ले लेके बात कर लेता हूं, मैं एक्स के अलॉन्ग अलग बात कर लूंगा, वाई के अलॉन्ग अलग बात कर लूंगा, जेड के अलॉन्ग अलग बात कर लूंगा। एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, एक्स एक्सिस बाहर की तरफ है, तो यानी ये वाले जितने भी फेसेस हैं, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, पक्की बात है, इन सब के लिए अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, और इन सबका एरिया वेक्टर ऐसे 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 और ऐसे होगा, तो cos 90 की वजह से इन चार फेसेस से तो वैसे जीरो होने वाला है। सिर्फ इस वाले फेस और आगे वाले फेस की वजह से निकालना है मेरे को, इस वाले फेस और इस वाले फेस की वजह से निकालना है, क्योंकि एक्स एक्सिस मेरे को बोला हुआ बाहर आ रहा है, समझ में आया। एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस करूंगा उसका वैल्यू होता है 2x², कितना है 2x²। तो जो सबसे पीछे वाला फेस है, सबसे पीछे वाला फेस है, वहां पे एक्स का वैल्यू कितना होगा 0, तो वहां तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है 0। सिर्फ आगे वाले फेस की बात करूंगा, सिर्फ आगे वाले फेस की बात करूंगा, तो एक्स एक्सिस का लोग बात करूंगा, तो ये जो आगे वाला फेस है उसका एरिया वेक्टर कैसे है बाहर की तरफ, कैसे है बाहर की तरफ, ये कितना है 1, यानी आगे वाले फेस पे एक्स कितना होगा 1। जब एक्स 1 होगा तो आगे वाले फेस के लिए अगर मैं एक्स के अलॉन्ग बात करूं, आगे वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ओनली 2 बाहर की तरफ, समझ में आया। सुनिएगा, ये लेंथ कितनी है 2, यानी ये कितनी हो जाएगी 2, ये लेंथ कितनी है 3, ये कितनी हो जाएगी 3, तो एरिया कितना हो जाएगा 6, एरिया कितना हो जाएगा 6, एरिया वेक्टर भी बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, तो एक्स के अलोंग जो फ्लक्स आएगा, एक्स के अलोंग जो फ्लक्स आएगा वो आएगा 2 × 6 यानी 12। आगे बात समझ में, ठीक है। वाई के अलोंग बात कर लूं, वाई के अलोंग बात कर लूं, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, दिख रहा है आपको, ये वाई एक्सिस है। वाई के अलोंग बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड है -4y, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर कितना 4y, ठीक है। तो अब मेरे को बस ये वाला फेस का रिक्वायरमेंट है और ये वाले फेस का रिक्वायरमेंट है, इसका 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 और इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि y के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो ये चार फेस की वजह से अगेन cos 90 की वजह से 0 हो जाएगा। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे और एरिया वेक्टर कैसे है ऐसे, तो एंगल कितना हो गया 180। इस पॉइंट पे, इस सरफेस पे y कितना होगा 2, y कितना होगा 2, तो यहां पर इस वाली सरफेस पे, इस वाली सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 × 2 बोले तो 8, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 8 इस वाली सरफेस पे, और इस वाली सरफेस पे 4 × 0, y कितना हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 4 × 0। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। तो यहां के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 180, ठीक है। ये वाला एरिया कितना होगा बॉस, एक बार बताओ, ये तो 2 है, ये कितना था 3, और ये कितना था 1, देखो ना ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो एरिया कितना हो जाएगा 3। तो यहां पे इससे जो फ्लक्स जाएगा वो हो जाएगा 8 × 3 × cos 180, cos 180 की वजह से -1, तो यानी यहां से जो 5 हो जाएगा वो हो जाएगा -24। समझ में आया, समझ में आया। उस वाले फेस से आ गया, इस वाले फेस से आ गया z के अलोंग। अरे यार ऐसे सवाल बहुत सारे करे हैं। z के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कांस्टेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रहा है, यानी जितना इस वाले अंदर, इस वाली नीचे वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ये वाली दिख रही है, ये वाली सरफेस से जितना अंदर जाएगा इस वाली सरफेस से उतना ही बाहर जाएगा। आई बात समझ में। तो z के अलोंग कितना हो गया 0, z के अलोंग कितना हो गया 0। तो गॉस बाबा ने क्या बोला है, phi net is equal to q enclosed upon epsilon naught। phi net कितना हो गया 12 - 24 यानी हो गया -12 q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा -12 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कितना आ गया 12, कितना वैल्यू आ गया, n का वैल्यू कितना गया 12। आ गया समझ में, इजी था। अगले पे आते हैं। अरे वाह, वापस वैसा ही सवाल, बहुत ही अच्छा। अच्छा यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे ये 400 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 4000 x² आई कैप वोल्ट पर मीटर। थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 4000 x² आई कैप वोल्ट पर मीटर। अरे यार अब तो बहुत आसान सवाल हो गया। क्या बोल रही है,
ऐसे क्लास में कराए हुए सवाल है और इससे बहुत ज्यादा टफ कराए हुए क्वेश्चन है हमारे। क्या बोल रही है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई वेक्टर इज इक्वल टू 4000 एक्स स्क्वायर, द इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। क्या दिया हुआ है, वोल्ट सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, वोल्ट सेंटीमीटर। ठीक है, वोल्ट सेंटीमीटर। तो देखिए V इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू डी। हमें बेसिकली फ्लक्स का यूनिट चाहिए तो E हो जाएगा V बाय डी। तो यानी ये वोल्ट पर मीटर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हो गया। पाई जो होगा वो हो जाएगा E इंटू ए, यानी वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी फाई का जो यूनिट होगा वो होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट सेंटीमीटर में चाहिए इसे वोल्ट सेंटीमीटर में चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे एंटर हो रहा होगा और यहां से ऐसे निकल रहा होगा। आगे बात समझ में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, क्यूब ऐसे रखा हुआ है, तो सिर्फ ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल 90, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल 90, इसका एरिया वेक्टर ऐसे 90, ऐसे ऐसे 90। तो सिर्फ ये वाला फेस और ये वाला फेस ये काम में आएगा। यानी अगर मैं यहां बात करूं तो ध्यान दीजिए, इस टाइप से कुछ है, अरे यार रुक जाइए, इस टाइप से कुछ है, ये क्यूब रखा हुआ है ना भाई, ये क्यूब रखा हुआ है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ठीक है साहब, ठीक है, ये क्यूब रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो ऐसे गिवन है। ठीक है, तो ये वाला फेस एरिया वेक्टर ई वेक्टर 90, ये वाला फेस एरिया वेक्टर ई वेक्टर 90, ये वाला फेस एरिया वेक्टर ई वेक्टर 90, पीछे वाले में भी ऐसे ही होगा। तो सिर्फ इस फेस और इस फेस से मुझे निकालना है, इन दो फेसेस से मुझे निकालना है। मैंने बोला यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अंदर आ रहा है, E1 कितना होगा 4000 इंटू एक्स, इस वाले पे x कितना होगा 0, तो E1 कितना हो जाएगा 0। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 कितने 4000 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये जो है ये कितना दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर, यानी 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, यानी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1। सही है क्या, सही है क्या, 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया है तो वोल्ट पर मीटर में दिया हुआ है ना अपने को, तो या तो मीटर में रखना है। तो यहां पे जो E2 हो जाएगा वो हो जाएगा 4000 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। पक्की बात है, अरे एक्स का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 इंटू प्लस 2 माइनस 2 इंटू 10, 160। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, सही है ना, है भाई, कैलकुलेशन चेक कर ले, सही है। तो कितना हो जाएगा 160। इस वाली सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा बॉस, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यहां से जाने वाला फ्लक्स सिर्फ मुझे यहां से तो 0 हो गया, सिर्फ इससे निकालना है, वो हो जाएगा EA cos 0, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां से जाने वाला फ्लक्स हो जाएगा 160। एरिया, एरिया कितना है, अरे 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा, यानी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां से 5 जो हो गया 160 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, यानी 5 जो हो गया 16 चौक 64, 640 इंटू 10 टू पावर 2 वोल्ट मीटर। कितना हो जाएगा वोल्ट मीटर। 1 मीटर में कितना होगा 100, तो ये हो जाएगा 640 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 वोल्ट। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी हाँ मीटर की जगह रख दिया मैंने, 10 टू पावर 2 गया गया, तो 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 640 वोल्ट सेंटीमीटर। 5 कितना हो जाएगा 640 वोल्ट सेंटीमीटर। इजी था, इजी था। अगला करते हैं, अगला। अरे वापस से वैसा ही सवाल आ गया क्या ये,
चलो कर लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्या कह रहा है, अ क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय द सरफेस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a, ठीक है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a। अरे यार ये तो नॉर्मल सा क्यूब है। z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू a। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज ओके। ई नॉट एक्स आई कैप, सेम प्रोफाइल का सवाल हो गया। ई नॉट दिया हुआ है और जो ए दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चार्ज कंटेन द वॉल्यूम, अच्छा ठीक है, वापस से वही चीज हो गई है, वापस से वही बात कर ले हम लोग। ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया, ऐसे रखा हुआ है क्यूब, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, ई नॉट एक्स, तो वापस से सिर्फ इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, ठीक है, इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ, ये हो गया ई नॉट, और ये जो होगा ये कितना होगा, ए होगा, तो ये गया ई नॉट ए। यहां का जो एरिया होगा, यहां का जो एरिया होगा वो कितना होगा, ए स्क्वायर। तो इससे जाने वाला फ्लक्स जो होगा पाई, वो कितना होगा, ई नॉट ए स्क्वायर इंटू ए, ई नॉट ए क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो फाई जो हो गया ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर 4, 4 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है, ए कुछ दिया हुआ है क्या, 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 टू पावर -2 का क्यूब। तो यहां से जो 5 हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 चौक 32 इंटू 10 टू पावर 4, ये 4 - 6 -2, ठीक है। तो ये हो गया फ्लक्स 32 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है साहब, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है, 9 इंटू 10 टू पावर -12। तो 5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जो Q हो जाएगा वो हो जाएगा 32 इंटू 10 टू पावर -2। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 9 इंटू 10 टू पावर -12, 9 इंटू 10 टू पावर -12, 8.85 होता है वैसे, इसने बोल दिया तो ठीक है। तो हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8, हासिल का 1, 9 27 28, 288 इंटू 10 टू पावर -14, 288 इंटू 10 टू पावर -14। हमें क्या पूछा है, Q इंटू 10 टू पावर -14, Q का वैल्यू कितना हो जाएगा 288, कितना हो जाएगा 288, दिस इज द आंसर, ठीक है। अगले पे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला सवाल कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around an infinite cylindrical wire having uniform linear charge density lambda coulombs per meter in a circular path under the influence of an attractive electrostatic field as shown in figure. The velocity of the electron with which the revolving is this given the mass electron, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। रेडियस दिया हुआ है क्या, डेंसिटी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है इसने, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स एन इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल वायर हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना, सर्कुलर पाथ अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। वेलोसिटी पूछी है, वेलोसिटी पूछी है, इसने क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, ठीक है। मैंने बोला अगर ये रेडियस r है और यहां पे इसका स्पीड v है, तो बेसिकली अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इधर होता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी सर्किल के सेंटर की तरफ। यानी यहां पे जो फोर्स लगेगा वो m सेंटीमीटर फोर्स के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। F कितना होगा, F होगा QE इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। Q कितना है E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ट्वाइस के लैम्डा बाय r इनफाइनाइट वायर की वजह से इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये गया, ये गया। तो यहां से मुझे क्या पूछा है, मुझसे पूछा है वेलोसिटी पूछी है, तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस के लैम्डा ई बाय एम रूट ओवर ट्वाइस के लैम्डा ई
बाय एम रूट ओवर। तो यहां से जो v हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, सब चीजें तो पता है। 2 9 इंटू 10⁻⁹ लैम्डा कितना दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जो m है वो कितना है 9 इंटू 10⁻31 की जी। ओके, अल्ला से सॉल्व करें क्या, ये 9 से ये 9 गया, ठीक है, ठीक है। तो जो v हो गया वो हो गया, देखो 2 2 ज़ा 4, 16 चौक 64, 6.4, 0.8 बाहर आ गया, 0.8 इंटू 10⁻, है ना, ठीक है। कितना हो गया 9 -8 -19 प्लस 31 रूट की वजह से बाय 2, सही है क्या, सही है क्या, कितनी बार गया 9 -19 कितना हो गया -10 -10 -18 -10 -8 -18 31 -18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। तो जो v हो गया वो हो गया 0.8 इंटू 10⁻12 इंटू 10, ठीक है, यानी ये हो गया 8, यानी v जो हो गया वो हो गया बाय सॉरी कितना था, बाय 2 था ना पूरे पे, ठीक है। तो यार ये हो गया 13/2, ठीक है, ठीक है, बाय 2, और यहाँ पे 2/2 लिख सकता हूं, सही तो है। अरे 13/2 आ रहा है ना, अरे ये कितना आ रहा है 13/2, तो क्या लिख सकता हूं 12 + 1/2 है, तो 12/2 बोले तो 6 है ना, और ये कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, एक बार वापस कर लेते हैं, ठीक है, कितना है 13/2 है ना, सॉल्व कर लो इसे। तो ये हो गया 0.8 इंटू 10⁻13/2, ठीक है। 13/2 को क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी बताओ यार, 10⁻6 6 + 1/2, तो √10 आ जाएगा ना, प्रॉब्लम करेगा ना, प्रॉब्लम करेगा वो तो, नहीं गलती नहीं हुई है, देख लो एक बार 1.6 इंटू 10⁻19 कि 9 इंटू 10⁻9 2 इंटू 10⁻80 है ना, ठीक है, कूलम्स पर मीटर, ठीक है, 9 2 इंटू 9, ठीक है, लैम्डा, ठीक है, ठीक है, 9 से 9 हो गया, 2 2 4, अरे यार हाँ ये गलती करी ना, ये क्या ना, ये 4.16 6.4 √6.4 आएगा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है थोड़ी सी, कैलकुलेशन सही कर लेते हैं वापस, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ से v आ गया वो हो गया 2 2 4 16 चौक 64 6.4 है ना, इनटू, ठीक है भाई, ये हो जाएगा 6.4 इंटू, हाँ 10⁻13, ठीक है, कर दे 6.4/10, तो ये हो जाएगा, वो हो गया, आ गया 64 इंटू 10⁻12, सही है ना। तो अब ये हो गया v = 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 10⁻6 तो है, मुझे क्या चाहिए 8 चाहिए, तो इजी हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक रही, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं, समझ में आया। तो ये आ गया 8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अरे बाबा बड़ा खतरनाक सा सवाल लग रहा है मेरे को यार, क्या बोल रही है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ 2 concentric half rings of radii r1 and r2 having same linear charge density lambda, ओहो 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 ओहो, यार q चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है kq/r, q चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है kq/r। अपन ऐसा समझते हैं ये मेरे पास एक हाफ रिंग है, ठीक है, ठीक है, यहां पे मुझे इस हाफ रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना है, अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है लैम्डा। सुनना 2 मिनट रुकना, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इस पे चार्ज कितना है
डी क्यू, सपोज डी क्यू, और ये रेडियस है आर। तो इसकी वजह से यहां पर जो छोटा सा पोटेंशियल होगा वो होगा के डी क्यू बाय आर। पूरे के लिए चाहिए तो इंटीग्रेट कर दूं, ये चेंज होगा नहीं, आर चेंज होगा नहीं, डी क्यू का मतलब क्या हो गया, इस पूरे पे चार्ज। तो यानी ये हो जाएगा के बाय आर डी क्यू। यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा, ये टोटल लेंथ कितनी रहेगी, पाई आर। तो ये हो जाएगा लैम्डा पाई आर, ये गया, तो इसके से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के पाई लैम्डा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्या बोल रही है, R1 R2 दिया हुआ है इसने, having same linear charge density, the electric potential at the center of the two concentric half rings of radius R1 and R2 having linear charge density। अरे यार R पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। ठीक है, तो यार ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V इज इक्वल टू के पाई लैम्डा, बाहर वाली की वजह से प्लस अंदर वाली की वजह से के पाई लैम्डा, दोनों का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। तो यहां से ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 2 के पाई लैम्डा, यानी 2 इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू लैम्डा, पाई से पाई कट गया, तो यहां से ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो कौन सा आंसर इसका सही है, लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इजी था यार ये भी। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ भाई देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं फटाफट, क्या कह रहा है अगला सवाल, ध्यान दीजिए। 3 concentric spherical metallic shells X, Y, Z, A, B, C। चलिए शुरू करते हैं। कौन है ये, इतना मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, हाँ क्या बोल रहा है, 3 concentric spherical metallic shells X, Y, Z, A, B, C। ठीक है, ये X हो गई, ये Y हो गई और ये Z हो गई। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A, ये B, ये C। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 concentric spherical metallic shells X, Y and Z of radius A, B, C, ठीक है, have surface charge density sigma minus sigma and plus sigma। इसका sigma, इसका minus sigma, again plus sigma। The shells X and Z are at same potential, X and Z, this one and this one are at same potential। ठीक है, द रेडियस ऑफ X 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, X और Y का दिया हुआ है, X और Y का, X का Y का दिया हुआ है, यानी A जो दिया हुआ है वो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, Y का जो दिया हुआ है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, Z का पूछा है, फिर क्या करें, तो देखिए ध्यान दीजिए, सब पे चार्ज निकाल लें, पहले सब पे चार्ज निकाल लें, सब पे चार्ज निकाल लें। तो देखिए इस पे कितना होगा, इस पे चार्ज होगा, ध्यान दीजिए, 5 सही आंसर तेरा, शाबाश लड़के। इस पे चार्ज हो गया कितना, 2 है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। सेंटीमीटर में डील कर रहा हूँ, इक्वल करेंगे वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क पड़ नहीं रहा। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ठीक है, इस पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और इस पे हो जाएगा 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा। ये वाला जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, आगे बात समझ में। सवाल ने क्या बोला है, सेंटीमीटर डील कर रहा हूं क्योंकि मैं बराबर करूंगा तो सेंटीमीटर वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसने क्या बोला है, एक्स एंड जेड आर सेम पोटेंशियल, एक्स एंड जेड आर सेम पोटेंशियल। तो मैं क्या करने वाला हूं, वी एक्स इज इक्वल टू वी जेड, वी एक्स इज इक्वल टू वी जेड, यानी एक्स पे पोटेंशियल और जेड पे पोटेंशियल इक्वल करने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स पे पोटेंशियल खुद की वजह से के क्यू अपॉन ए, इसकी वजह से उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पे होगा, तो के
Q2 अपॉन बी, और इसकी वजह से एक्स का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पे होगा, KQ3 अपॉन सी। समझ में आ गया? KQ3 अपॉन सी। तो एक्स पे पोटेंशियल की मैं बात करूं तो खुद की वजह से हो गया K 4 पाई 4 सिग्मा अपॉन ए, खुद की वजह से। ठीक है, एक्स पर वाई की वजह से वो हो जाएगा K 4 पाई, ये नेगेटिव होगा, 9 सिग्मा अपॉन बी, प्लस एक्स पे जेड की वजह से K 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा अपॉन सी। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? ठीक है। Z की मैं बात करूं, Z में पोटेंशियल इनर वाली की वजह से, X की वजह से K 4 पाई 4 सिग्मा अपॉन सी, आउटर है। मिड वाले की वजह से माइनस K 4 पाई 9 सिग्मा अपॉन सी, आउटर पे, और खुद की वजह से K 4 पाई सी स्क्वायर, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा 9 होगा ना, ठीक है, सी स्क्वायर सिग्मा अपॉन सी। ठीक है क्या? ठीक है क्या? बहुत बढ़िया। तो यार K 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा बाय सी, K 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा बाय सी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है भाई? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। यहां से K 4 पाई सिग्मा, K 4 पाई सिग्मा, K 4 पाई सिग्मा, K 4 पाई सिग्मा कैंसिल आउट हो गया। यहां क्या बचा भाई? यहां बचा 4 अपॉन ए, प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लेना, माइनस बाय बी इज इक्वल टू, वहां क्या बचा, 4 बाय सी माइनस 4 बाय सी माइनस 9 बाय सी, यानी माइनस 5 बाय सी। ठीक है, ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या, ये 2 और 3, तो ये हो जाएगा 4 बाय 2 माइनस 9 बाय 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 बाय सी। ठीक है, 2 माइनस 3 माइनस 1, तो यहां से 2 बाय 3, 4 बाय 2 2, 9 बाय 3 3, 2 बाय 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 बाय सी। तो सी का वैल्यू जो आ गया वो आ गया 5। इजी था, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच चार्ज अप टू पोटेंशियल ऑफ 10 मिलीवोल्ट, ठीक है, आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी, मिलीवोल्ट में ही निकालना है। देखो ये बहुत सारी छोटी ड्रॉप्स हैं, ये बहुत सारी छोटी ड्रॉप्स हैं, इन सबका रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, ठीक है, ये मिलके एक बड़ी ड्रॉप बना दी जिसका रेडियस कितना हो गया, कैपिटल आर। तो सबसे पहले मैं बात करूं, आपका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, उन सब का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कितनी है टोटल, एक का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, टोटल का कितना हो जाएगा 64 से मल्टीप्लाई कर दूं, और बड़ी वाली ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई, उसकी रेडियस कैपिटल आर मानी है, ये गया ये गया ये गया ये गया, तो यहां से कैपिटल आर इज इक्वल टू 64, क्या होगा 64 का क्यूब 1/3, 4 हो जाएगा, यस 4R। ठीक है, इसका पोटेंशियल कितना होगा कि एक पे चार्ज मैंने मान लिया Q, कितना हो जाएगा KQ बाय स्मॉल आर, कितना वैल्यू दिया हुआ है उसका, उसका वैल्यू दिया हुआ है 10 मिलीवोल्ट, कितना दिया हुआ है 10 मिलीवोल्ट। ठीक है, इसका एक पे चार्ज कितना है Q, सबको ऐड कर दिया, टोटल चार्ज इस बड़ी वाली ड्रॉप पे कितना चार्ज आ जाएगा 64Q,
तो इसका पोटेंशियल V डैश इज इक्वल टू K 64Q अपॉन कैपिटल R, पक्की बात है। तो यहां से जो V डैश आ गया K Q बाय R मल्टीप्लाइड बाय 64, है ना भाई, K Q बाय R। कैपिटल R की जगह लिख सकता हूं मैं K Q, कैपिटल R की जगह लिख सकता हूं 4 स्मॉल r इंटू 64। ये कितनी बार उठ गया, ये क्या बकवास कर रहा है, 16 बार। तो यहां से ये आ गया K Q बाय R इंटू 16। ये बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल आ गया। K Q बाय R का वैल्यू मेरे पास कितना है 10 मिली वोल्ट, तो जो V डैश आ जाएगा 10 इंटू 16 मिली वोल्ट, बोले तो 160 मिली वोल्ट। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना है 160 मिली वोल्ट। समझ में आया? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ध्यान से पढ़ते हैं सभी लोग। अगला सवाल कह रहा है, एसर्शन है और रीजन है, टू मेटालिक स्फीयर्स आर चार्ज्ड, सुनिएगा ध्यान से, टू मेटालिक स्फीयर्स आर चार्ज्ड टू द सेम पोटेंशियल, वन ऑफ देम इज होलो एंड अनदर देम इज सॉलिड। ठीक है, दोनों मेटालिक हैं, दोनों मेटालिक हैं, आई बात समझ में, दोनों मेटालिक हैं। हाँ, क्या कह रहा है ये, दो मेटालिक स्फीयर्स हैं, एक होलो है और एक सॉलिड है। ठीक है, बोथ हैव द सेम रेडियस, रेडियस सेम है, सॉलिड स्फीयर विल हैव लोअर चार्ज देन द होलो वन। अरे यार, दोनों केसेस में जो चार्ज होगा, अगर कंडक्टर है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, कंडक्टर बोला है इसने, मेटालिक बोला है, दोनों केसेस में चाहे सॉलिड हो चाहे होलो हो, सारा का सारा चार्ज जो रहेगा वो सरफेस पर रहेगा। पक्की बात है, जब सारा का सारा चार्ज सरफेस पर रहेगा तो ध्यान दीजिए, दोनों को सेम पोटेंशियल तक चार्ज किया है, तो दोनों का ही पोटेंशियल क्या रहने वाला है, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अरे दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों के लिए K और R सेम है, तो दोनों के लिए Q भी तो सेम ही रहेगा। आगे बात समझ में? अरे आया नहीं आया? क्या बोला सवाल ने, two metallic spheres are charged to the same potential, one of them is hollow and another them is solid, both have the same radii, solid spheres will have lower charge than the hollow one। नहीं यार, दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, सारा का सारा चार्ज सरफेस पे रहने वाला है, मुझे पता है पोटेंशियल कितना होगा K Q बाय R, पक्की बात है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, K सेम है, R सेम है, तो Q भी दोनों का सेम रहने वाला है। कैपेसिटेंस ऑफ मेटालिक स्फीयर्स डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। हाँ, ये तो सही है भैया, जो कैपेसिटेंस होती है कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, तो रेडियस पे डिपेंड करती है। तो यार पहला वाला तो गलत है, दूसरा वाला सही है, तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं फटाफट फटाफट। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, एसेशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, सही है। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। हाँ, अरे कैपेसिटर का क्वेश्चन आ गया, लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जल्दी समझ लेते हैं इसे। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to the potential difference V, the flux of the electric field through the closed surface enclosing the capacitor, अरे closed surface, the flux of electric field through a closed surface enclosing the capacitor, potential to the flux of the electric field through a closed surface enclosing the, यहां पे आना चाहिए पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। सवाल में यहां पे मिसप्रिंट है, ठीक है। तो देखिए जो फाई होगा, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज हुआ सपोज Q टोटल, तो क्या होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q क्या होता है हमें पता है CV, तो जो फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा CV अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगर ओवरऑल कैपेसिटर के लिए बात कर लेता तब तो जीरो हो जाता, है ना, आई बात समझ में। ओवरऑल कैपेसिटर के लिए बात करता तो जीरो होता, पॉजिटिव के लिए बात करेगा तो, अगर ओवरऑल के लिए बात करेगा तो जीरो होगा, और पॉजिटिव के लिए बात करेगा तो हमको पता है CV बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये थे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2023 के सारे क्वेश्चंस। अगला जो वीडियो होगा वो करंट इलेक्ट्रिसिटी 2024 मेंस के सारे क्वेश्चंस होगा। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।